क्या है, ठीक है। तो जो सेविंग्स है ना, वो हो गया कि कीपिंग मनी, कीपिंग पार्ट ऑफ इनकम फॉर फ्यूचर यूज, ये करेक्ट ऑप्शन है। कीपिंग पार्ट ऑफ मनी फॉर फ्यूचर यूज, सेविंग जो है वो फ्यूचर के लिए होता है। वाई सेविंग इज इम्पोर्टेंट, सेविंग्स क्यों ज़रूरत है, ठीक है। सेविंग्स क्यों इम्पोर्टेंट ज़रूरत है, ठीक है। सेविंग्स के लिए ज़रूरत है ताकि हम लोग इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर्ड हो जाए, ठीक है। फॉर प्रिपरेशन ऑफ इमरजेंसी। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड इसमें पूछा गया कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हो गया कि ये जो है ना कि पुटिंग इन एसेट, पुटिंग मनी इन एसेट टू अर्न रिटर्न, पुटिंग मनी इन एसेट ताकि मतलब कि एसेट एक्वायर किया जाए और उसमें रिटर्न अर्निंग कर सके, उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। सेविंग्स मतलब पैसा अपने पास रखना, ठीक है, ताकि इमरजेंसी नीड्स को फुलफिल कर सके, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हो गया कि एसेट को एक्वायर कर सके ताकि उसमें से कुछ अर्निंग किया जाए। हाउ इज सेविंग डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट का क्या डिफरेंस है, ठीक है। मैंने जस्ट बोला था कि सेविंग किया जाता है ताकि सेविंग्स किया जाता है ताकि जो रिस्क है, ठीक है, जो रिस्क है वो कमती से कमती हो और हाथ में थोड़ा पैसा रहे ताकि फ्यूचर यूज़ करे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में इमरजेंसी के लिए यूज़ कर सके, ठीक है। देन इन्वेस्टमेंट जो है वो हो गया रिस्क है, उस वो ज़्यादा रिस्क वाला है, ठीक है, लेकिन उसमें अर्निंग भी होता है, तो ये रहा बेस्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सेविंग, ठीक है। टाइप ऑफ सेविंग कौन सा है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेविंग्स, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बॉन्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट। तो जो सेविंग्स है, सेविंग्स हो गया हम लोग का, फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया सेविंग्स, ये सारा ऑप्शन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट हो गया सामान, कोई भी आइटम्स को खरीद के अपने पास रखना इन टर्म्स ऑफ एसेट्स, ठीक है, तो ये रहा बेस्ट ऑप्शन। बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। व्हाट डज रिस्क इन इन्वेस्टमेंट मीन, रिस्क का मतलब क्या है इन्वेस्टमेंट में, रिस्क का मतलब क्या है। इन्वेस्टमेंट पे रिस्क का मतलब है कि चांसेस ऑफ लूजिंग मनी, मतलब इन्वेस्टमेंट करने से हो सकता है कि लॉसेस भी हो, ओ क्या ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब मीन, रिटर्न का मतलब क्या है। रिटर्न मतलब कि अर्निंग, ठीक है। लूज, रिस्क मतलब लूजिंग है, ये तो हो गया रिस्क रिलेटेड, ठीक है। जो मनी अर्निंग है ये हो गया रिटर्न रिलेटेड। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मीन मनी अर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, ठीक है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो हो गया कि आज के डेट पे मेरे पास जो पैसा है, ठीक है, वो फ्यूचर में जाके कितना यूज़फुल होगा, मतलब कि आज के डेट पे मैं एक 100 रुपीज़ में वन लंच, वन इनफ लंच कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर डिनर, वन टाइम मील हो जाएगा। फ्यूचर में जाके क्या ये 100 रुपीज़ से वन टाइम मील होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसको बोला जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है जैसे कि मनी टुडे इज़ मोर वैल्यूएबल देन टुमारो, ठीक है। आज के डेट पे मनी का जो वैल्यू है वो ज़्यादा है कंपेयरिंग टू टुमारो, तो वही बोला हुआ है। वाई इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंपॉर्टेंट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसके लिए इम्पोर्टेंट है ताकि हम लोग का प्लानिंग कर सके, ठीक है, ताकि कितना अपना हाथ में रखना है, कितना का एसेट खरीदना है, ठीक है। हम लोग जितना जल्दी एसेट को खरीद के रखते हैं, ठीक है, उतना ही हम लोग का यूज़फुल है, ठीक है, क्योंकि जैसे कि अगर हम लोग
आज के डेट पे मैंने 100 का सामान खरीद के रखा हुआ है, ठीक है। कल का डेट पे अगर इसका ये जो मैंने सामान खरीद के रखा हुआ इसका वैल्यू अगर बढ़ जाता है, तो इसका वैल्यू तो अगर बढ़ जाता है तो मुझे बड़ा हुआ वैल्यू मिलेगा। इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना सेविंग करना है, वो हमें दिखाता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर मार्केट में रेपिडली सामान का दाम बढ़ रहा है, ठीक है, सबसे अच्छा बात है कि सामान को खरीद के अपने पास रख लो। पैसा हाथ में ना रख के सामान को खरीद के अपने पास रख लो, ताकि बाद में इस सामान को बिक्री करके मुझे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाए, या फिर मेरा जो पैसा है वो करेंसी का वैल्यूएशन डिक्रीज ना हो। जैसे कि मैं अगर पॉकेट में अपने पास 1,000 रुपया लेके घूम रहा हूँ, ठीक है, तो कल की डेट पे ये 1,000 रुपया से मैं आज के डेट पे 10 बार मिल्क खरीद पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कल की डेट पे 10 बार नहीं हो के 8 बार ही होगा। लेकिन अगर मैं इस 10,000 से ही, इस 1,000 से ही अगर मैं कुछ सामान खरीद के रख देता हूँ, जैसे कि राइस, वेट एंड मतलब कि खाना बनाने का सामान खरीद के रख देता हूँ, ठीक है, तो नेक्स्ट मतलब कि फ्यूचर में जाके वो मैं 10 दिन में ही एक खाऊंगा। तो वही मेरा अच्छा है कि सामान खरीद के रख देना, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट से रिटर्न क्विकली हम लोग सेल कर नहीं सकते, ठीक है। जैसे कि मैंने कुछ खरीद के रखा है, इमिडिएटली इसको सेल कर दूँ तो मेरा लॉस होगा। इसके लिए हमें क्या करना है कि प्लान करना है कि इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, सेविंग कितना होना चाहिए, ठीक है। वो बेस करता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। व्हाट इज नेट एसेट वैल्यू, NAV? नेट एसेट वैल्यू क्या होता है? नेट एसेट वैल्यू जो होता है ना, वो हो गया कि प्राइस पर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, प्राइस पर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। जैसे कि म्यूचुअल फंड जो है ना, वो म्यूचुअल फंड जो है, वो म्यूचुअल फंड एक बड़ा सा पीसेस है लोन का। इस पीसेस को लोन बोलो या फिर शेयर्स बोलो, जो भी हो, ठीक है, उस पीसेस को छोटा छोटा यूनिट में ब्रेक करके जो म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट है, वो इसको हम लोग को दिया जाता है। ईच एंड एवरी यूनिट को छोटा छोटा यूनिट करके सेल किया जाता है छोटा छोटा अमाउंट में। अगर मैं इस फुल अमाउंट का वैल्यूएशन 10,000 ले लेता हूँ, तो एक छोटा यूनिट का वैल्यूएशन मेरा 100 हो जाएगा। अभी जो 100 रुपीज़ है, ये हो गया मेरा नेट एसेट वैल्यू। हाउ इज NAV, नेट एसेट वैल्यू, कैलकुलेटेड? नेट एसेट वैल्यू इसे कैलकुलेट किया जाता है जैसे कि टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स से टोटल लाइबिलिटी को माइनस करना है, एंड देन कितना यूनिट है उससे डिवाइड कर देना है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बोला हुआ था कि ये जो बड़ा सा पेपर है, इसमें से छोटा छोटा यूनिट को ब्रेक किया हुआ है। ईच छोटा छोटा यूनिट का वैल्यूएशन कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो ईच छोटा छोटा वैल्यूएशन का कैलकुलेट करने के लिए नेट वैल्यू जिसको हो गया टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, उसको नंबर ऑफ यूनिट से मैंने अभी दिखाया था ना कि ये बड़ा वाला पार्ट को छोटा छोटा पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, कितना कितना तो छोटा पार्ट हुआ उससे डिवाइड करना है, तो मेरा नेट एसेट वैल्यू आ जाएगा। व्हाट इज SIP? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है? व्हाट इज SIP? SIP जो है वो हो गया, SIP जो है वो हो गया रेगुलर इन्वेस्टमेंट, रेगुलर स्मॉल इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, उसको हम लोग SIP बोला जाता है। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बोला था ना कि कंपनी बड़ा वाला पार्ट को छोटा छोटा पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोग को सेल किया जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक ही बार में हर एक चीज़ को ले लेता हूँ, या फिर मैं बोलता हूँ कि मैं एवरी मंथ 200 रुपीज़ करके आपको देते रहूँगा, जितना होता है मेरा नाम पे डालते जाइए म्यूचुअल फंड को, ठीक है। तो उसको हम लोग सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलता है।
ए काइंड ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट जैसा होता है वैसा ही होता है, ठीक है। लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट हम लोग का सेविंग्स है, और जो SIP है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये हो गया इन्वेस्टमेंट है। उसमें म्यूचुअल फंड बॉन्ड वगैरह खरीदा हुआ जाता है, ठीक है। अभी एवरी एवरी मंथ, ठीक है, या फिर एवरी मतलब कि बेस ऑन, ठीक है, रेगुलर इंटरवल में हम लोग को कुछ छोटा छोटा अमाउंट को दे के जाना है। बाय द एंड हमको ह्यूज रिटर्न मिलेगा, उसको हम लोग रेगुलर सॉरी SIP बोला जाता है। विच इज़ द बेनिफिट ऑफ SIP का बेनिफिट क्या होता है? विच इज़ बेनिफिट ऑफ SIP क्या है? बेनिफिट ऑफ SIP ये है कि जो है ना ऑप्शन, जैसे कि एनकरेज डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एक बच्चा डिसिप्लिन कब होगा? जब वो रेगुलर इंटरवल में पढ़ाई करेगा, ठीक है। सेम वे एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर कब होगा? जब वो रेगुलर इंटरवल में अपना जो रेगुलर इंटरवल में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को देख के इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है, ताकि उसका फ्यूचर में यूज़ हो, प्लस आज के डेट पे भी वो चल पाए। उसको हम लोग डिसिप्लिन इन्वेस्टर बोलता है। तो SIP क्या कहता है कि हम लोग को डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनाता है, क्योंकि SIP में ये नहीं है कि आपको 10,000 का ऐसा चाहिए तो आप एक ही बार में खरीद लो, ऐसा नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे करके एवरी मंथ छोटा छोटा अमाउंट से आपको वो इन्वेस्टमेंट को खरीदना होता है। कैन ए पर्सन स्टार्ट इन्वेस्टिंग विथ ए स्मॉल अमाउंट इन SIP जो है वो स्मॉलर अमाउंट से ही किया जाता है। जो SIP है वो छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट के लिए ही है। तो ये स्मॉल इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ठीक है, वो आंसर है यस। छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट से भी हम लोग SIP को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली में SIP करने का प्राइमरी मोटिव ही होगी है कि छोटा छोटा अमाउंट को इन्वेस्ट करो, ताकि फ्यूचर में जाके एक बल्क अमाउंट मिले आपको। डू पीपल डिपॉजिट मनी इन बैंक इंस्टेड ऑफ कीपिंग एट होम? हाँ, सबसे अच्छा बात है कि हम लोग को बैंक में पैसा को डिपॉजिट कर देना है रादर देन घर में रखना, क्योंकि बैंक का पास रखने से सेव होता है। जैसे कि डिमोनेटाइजेशन हुआ, कुछ कुछ लास्ट टाइम डिमोनेटाइजेशन के टाइम में क्या हो गया कि जितना भी पैसा था सारा गवर्नमेंट ने वो सारा पैसा ले लिया अपना पास, ठीक है। अभी उस टाइम में क्या हो गया कि पैसा सारा बैंक में हमको डिपॉजिट करना ही हुआ। अगर हम लोग वो पैसा को अपना पास रख लेते तो गवर्नमेंट बोले कि आपने क्यों रखा हुआ था, हमें नहीं चाहिए, आप लोग अपना पास रख लीजिए, तो ये जो पैसा है उसका वैल्यू हमको नहीं मिलेगा, तो सेव नहीं है, ठीक है। और एक एग्जांपल देने से जो कि रियल अगर मैं बोलता हूँ, तो एक ऐसा हो गया कि मान लीजिए कि किसी हम लोग को पता है कि डे टू डे फायर इंसिडेंट होते रहता है। कभी मैंने पैसा रखा हुआ है, ठीक है, कभी मैंने पैसा रखा हुआ है, तो मुझे तो एवरी टाइम मैं घर में नहीं रह सकता हूँ, बाहर में भी मुझे जाना होगा। कोई भी कोई भी इंसिडेंट से, ठीक है, कहीं पे भी अगर आग लग जाता है तो उसके घर में जो पैसा रखा हुआ था, करेंसी नोट्स, ठीक है, वो सारा नोट्स तो जल के राख हो जाएगा, तो उसका वैल्यू नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं बैंक पे रखता हूँ तो बैंक वाला, अगर बैंक में चोरी भी होता है या फिर बैंक का कुछ भी होता है, वो मेरा लेना देना नहीं है। मैंने बैंक में डाला हुआ है, मुझे एक रिसिप्ट मिला हुआ है, ठीक है, उस रिसिप्ट में लिखा रहेगा कि आपने इतना पैसा डिपॉजिट किया हुआ है। अभी इसी बेसिस पे मैं बैंक से क्लेम ले सकता हूँ कि मैंने इतना पैसा रखा हुआ है, मुझे पैसा चाहिए, ठीक है। तो जो कि RBI है, RBI उस टाइम में इंटरवेन करके हमें पैसा दिलवा के रहेगा, इसके लिए वो सेफ है। प्लस बैंक पे रखने से छोटा अमाउंट में भी हो इंटरेस्ट मिलता है, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि बैंक में ही पैसा डिपॉजिट करके रखना है, सेफ।
सेव एंड इंटरेस्ट, ये बेस्ट ऑप्शन है। व्हाट इज पिगी बैंक? पिगी बैंक क्या है? पिगी बैंक क्या होता है, ये मैंने आप लोग की रखा हुआ है, ये आप लोग सोचिए क्या होता है पिगी बैंक। आप लोग ने यूज़ किया हुआ है पहले से, छोटा बच्चा का टाइम में आप लोग को पेरेंट्स पेरेंट्स लोग क्या करता है कि आप लोग को पैसा दिया जाता है, कि बोलता है कि आप लोग ये पैसा खर्चा मत कीजिए, अपना पास रखा रहिए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो आप लोग सोचिए और हमें कमेंट में बोल दीजिए कि हाँ ये ऑप्शन करेक्ट है। मे बी अपलोड करने के बाद कुछ कमेंट होने के बाद मैं बोल दूंगा कि हाँ ये ऑप्शन करेक्ट है बोल के। हाउ इज पिगी बैंक डिफरेंट फ्रॉम बैंक अकाउंट? पिगी बैंक और बैंक अकाउंट में क्या डिफरेंट है? पिगी बैंक एंड बैंक अकाउंट जो है वो, उसमें डिफरेंस इतना ही है कि पिगी बैंक जो है वो हम लोग के पास रहता है तो सिक्योरिटी थोड़ा लूज है, ठीक है। वेयर इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। पिगी बैंक में हमें सिक्योर नहीं है और इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो बैंक है, बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, लेकिन पिगी बैंक में रखने से मुझे इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, ना तो इस काइंड ऑफ सिक्योरिटी है। तो ये रहा बेस्ट ऑप्शन। विच इज़ ए टाइप ऑफ बैंक अकाउंट? विच इज़ ए टाइप ऑफ बैंक अकाउंट? तो म्यूचुअल फंड, स्टॉक पोर्टफोलियो, इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सारा टाइप नहीं है बैंक अकाउंट का। ये जो सेविंग्स अकाउंट है ये हो गया एक टाइप ऑफ बैंक अकाउंट है। मतलब कि अगर आप लोग बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप लोग को पूछा जाएगा कि आप लोग कौन सा अकाउंट खोलना चाहता है। सेविंग्स है, आरडी है, एफडी है और भी बहुत सारा है। बट इज ए सेविंग्स अकाउंट? सेविंग्स अकाउंट क्या होता है? सेविंग्स का मतलब है पैसा रखना, ठीक है, पैसा सेव करके रखना ताकि फ्यूचर में यूज़ कर सके, ठीक है। तो यही हो गया बेस्ट ऑप्शन कि कहाँ क्या अकाउंट टू सेव, ये जो वर्ड है सेव मनी एंड अर्न इंटरेस्ट, ये हो गया सेविंग बैंक अकाउंट का बेस्ट ऑप्शन। व्हाट इज करंट अकाउंट? करंट अकाउंट क्या होता है? जो सेविंग्स बैंक अकाउंट है ना वो पैसा को सेव करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट यूज़ करता है फर्म्स लोग, कंपनी लोग, बिजनेस ओनर्स लोग, ठीक है, ताकि डे टू डे ट्रांजेक्शन को नोट किया जाए, डे टू डे ट्रांजेक्शन को प्रॉपरली मेंटेन किया जाए उसके लिए। तो ये जो बेस्ट ऑप्शन है कि फॉर बिजनेस एंड डेली ट्रांजेक्शन, ये हो गया बेस्ट ऑप्शन, ये सारा ऑप्शन नहीं है। व्हाट इज फिक्स डिपॉजिट अकाउंट? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट हो गया कि क्या होता है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास अभी 20,000 रुपया है, ठीक है, तो 20,000 रुपीज़ है और मुझे 2 साल में ये 20,000 रुपीज़ का कोई भी काम नहीं है। तो 2 ईयर्स के लिए मेरे पास पैसा का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसको परमानेंटली 2 साल के लिए ब्लॉक करवा दूँगा। बैंक में जाऊँगा, जाके बोलूँगा कि मुझे एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोलना है ताकि ये जो पैसा है वो 2 साल के लिए अपना पास ही रखा रहिए। क्यों? क्योंकि जो एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है ना, उसमें मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई मिलेगा और ये फिक्स पीरियड के लिए होता है, ठीक है। तो ये हो गया बेस्ट ऑप्शन, डिपॉजिट फॉर फिक्स पीरियड विथ इंटरेस्ट, ये हो गया बेस्ट ऑप्शन, इधर ऑप्शन नहीं है। व्हाट इज रिकरिंग डिपॉजिट? रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? रिकरिंग डिपॉजिट जो टर्म्स है, रिकरिंग का मतलब कि रेगुलर इंटरवल, रेगुलर इंटरवल। तो व्हाट इज रिकरिंग डिपॉजिट का बेस्ट ऑप्शन है कि मंथली
रेगुलर, ठीक है, मंथली, या फिर इसमें अगर ऑप्शन होता था कि ईयरली या फिर क्वार्टरली तो वो भी बेस्ट ऑप्शन होना था। डिपॉजिट फॉर ए फिक्स पीरियड, कुछ सालों के लिए, जैसे कि 5 साल, 6 साल, 10 साल के लिए पैसा को एवरी मंथ या फिर एवरी क्वार्टर, हम लोग का पास बेसिस है कि हम लोग क्या लेना चाहते हैं, एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर, एवरी ईयर, एवरी हाफ ईयर, एवरी 15 डेज, ऐसा भी हो सकता है। तो रिकरिंग डिपॉजिट उसको बोला जाता है कि जो कि रेगुलर इंटरवल में खोला जाता है। तो इसमें ये भी मतलब कि सेंटेंस तो अच्छा नहीं है, लेकिन एज कम्पेयर टू एनी अदर ऑप्शन ये मेरा बेस्ट ऑप्शन है, तो इसके लिए यही मेरा आंसर हो जाएगा। व्हाट इज चेक? चेक क्या है? चेक हो गया काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन टू पे मनी, पेमेंट करने के लिए बैंक को बोला जाता है। जैसे कि मेरा पास बैंक अकाउंट है, मेरे पास बैंक अकाउंट है, मेरे पास बैंक बैंक अकाउंट में जैसे कि सेविंग्स हो या फिर करंट हो, ये दोनों में ही होगा। तो सेविंग्स हो या फिर करंट हो, उसमें लेट इट बी 20,000 है मेरे पास अभी। तो मैं बैंक में नहीं जाके, मैं किसी को मुझे पैसा देना है तो मैं बैंक को इंस्ट्रक्ट कर दूंगा कि एक पेपर में लिख दूंगा कि इतना इतना पैसा इस अकाउंट को इस पर्सन को दे दीजिएगा, ठीक है। वो मेरा चेक होता है। तो चेक क्यों यूज़ करता है? ताकि एक इंस्ट्रक्शन है किसको? बैंक को, टू पे मनी। ये हो गया बेस्ट ऑप्शन। हाउ डज ए चेक वर्क? चेक काम कैसे करता है? मैंने थोड़ी देर पहले ये बोला हुआ था। बैंक पे इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, विड्रॉ मनी ऑटोमेटिकली, बैंक पे द स्पेसिफिक अमाउंट टू द रिसीवर, इट इज़ अ टाइप ऑफ क्रेडिट ओनली यूज फॉर डिपॉजिट। ये तो चेक होता है विड्रॉ करने के लिए, तो ये तो ऑप्शन गलत हो ही गया। इट इज़ अ टाइप ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट नहीं है, लोन नहीं है, मेरे पास बैंक अकाउंट में पैसा है, हमको उसको यूज़ करना है, तो ये भी गलत है। विड्रॉ मनी ऑटोमेटिकली, वो ऑटोमेटिकली नहीं है, हम जब भी हम चेक इशू करेगा तभी विड्रॉ होगा। तो बेस्ट ऑप्शन कौन रह गया? यही रह गया, तो ये हो गया। अगर मैं इसको भी रेट करता हूँ, जैसा कि पे बैंक पे द स्पेसिफिक अमाउंट टू द रिसीवर, मैं जिस चेक बुक में जिसका नाम लिख के दूंगा, या फिर मैं बैरियर भी बना सकता हूँ कि ये चेक जिसका पास है उसको पैसा दे दीजिएगा, और स्पेसिफिक अमाउंट कि इतना 5,000 रुपया, 10,000 रुपया, 1,000 रुपया, स्पेसिफिक अमाउंट ही होगा। तो ये मेरा बेस्ट ऑप्शन है, स्पेसिफिक अमाउंट टू द इंस्ट्रक्टेड पर्सन। व्हाट इज डिमांड ड्राफ्ट? सिंपली डीडी। व्हाट इज डिमांड ड्राफ्ट? सिंपली डीडी बोला जाता है। डीडी काइंड ऑफ एक चेक ही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा अलग है। थोड़ा कैसा लगे? जैसे कि चेक में मेरा पास बैंक अकाउंट होना होगा और मेरा बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा, लेकिन जो डीडी है, डिमांड ड्राफ्ट है, उसमें मुझे पहले बैंक में जाके एक पेपर में बैंक से लिखवा के लाना है कि जैसे कि मिस्टर अमित ने 2,000 रुपया दिया हुआ है, ठीक है, टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर देयर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट, और उस बैंक का नाम, डिटेल्स रहेगा, डेट वगैरह रहेगा, इन्फॉर्मेशन सारा कुछ रहेगा, ठीक है। तो बैंक क्या करेगा कि मेरा पास में मुझे जब भी ये नोट, ये जो है ना, जो डिमांड ड्राफ्ट है, ये जब भी देगा ना, तो मुझे बैंक को रिटर्न में पैसा देना होगा। देन एंड देन मैं पैसा बैंक को दे देता हूँ, उसी टाइम में मुझे ये रिसिप्ट मिलेगा। जो तो ये रिसिप्ट में अगर ले जाके जिसको भी देता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने रजिस्टर ऑफ कंपनी को दिया हुआ है, तो रजिस्टर ऑफ कंपनी को ये पैसा बैंक जाके, सॉरी, रजिस्टर ऑफ कंपनी जाके उसी बैंक को बोलेगा कि ये डिमांड ड्राफ्ट है जो आपका पास पैसा रखा हुआ था, तो ये मुझे दीजिए। ये बोलेगा तो मतलब कि मेरा अकाउंट के साथ भी कोई रिलेशन नहीं है, मैंने बैंक को ही दे दिया, तो बैंक जैसा भी हो वो पैसा मतलब कि रजिस्टर ऑफ कंपनी को मिल ही जाएगा। तो एक काइंड ऑफ बैंक इशू पेमेंट ऑर्डर है, बैंक इशू पेमेंट ऑर्डर, ये और हाँ बेस्ट ऑप्शन है,
ठीक है। ये चेक भी नहीं है, मैंने ये बोला हुआ था, लोन का डॉक्यूमेंट भी नहीं है, क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, ये जस्ट रिप्लेसमेंट ऑफ चेक है, लेकिन चेक नहीं है, रिप्लेसमेंट ऑफ चेक है, एक ऑर्डर ऑफ पेमेंट है, ताकि जैसे कि मैंने पहले से डिपॉजिट करके रखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ कि ले लिया कि इसको डिपॉजिट, इसको पेमेंट करना है, तो ये पेपर जिसका पास रहेगा वो जाके विड्रॉ कर लेगा, वही हो गया, काइंड ऑफ पेमेंट ऑर्डर है। नेक्स्ट ऑप्शन है, हाउ इज डीडी डिफरेंट फ्रॉम चेक। मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हुआ था कि डीडी, डिमांड ड्राफ्ट एंड चेक, ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो डिमांड ड्राफ्ट एंड जो चेक है उसमें बेसिक डिफरेंस यही है कि जो डिमांड ड्राफ्ट है, ठीक है, वो डिमांड ड्राफ्ट है, ए पेबल ऑन डिमांड एंड सेफर, एक सेफर है, ठीक है। अभी जैसा कि मैंने पैसा रखा हुआ है, अभी मुझे पैसा कुछ ज़रूरत है, ठीक है, तो मैं निकालने नहीं सकूँगा, ये मेरे पास पॉसिबल ही नहीं है कि मैं डिमांड ड्राफ्ट को कैंसिल करवाता हूँ। वंस डिमांड ड्राफ्ट बन गया तो बन गया, ख़त्म बात। अभी मैं इसको विड्रॉ नहीं कर पाऊँगा। ये जिसका पास, जिसका नाम पे ये डिमांड ड्राफ्ट इशू किया हुआ है, जैसे कि मैंने रजिस्टर ऑफ कंपनी को इशू किया हुआ है, तो रजिस्टर ऑफ कंपनी को ही ये डिमांड ड्राफ्ट मिल जाएगा, मुझे, मेरे पास अभी अथॉरिटी नहीं है। तो ये हो गया, ये हो गया सेफ है। आप लोग को भी अगर कहीं भी पैसा लाना है, ठीक है, जैसे कि आप लोग ने किसी पर्सन को पैसा दिया हुआ है, आपको चाहिए कि मुझे इससे पैसा लेना है और सिक्योर होना चाहिए, लेकिन सोचो, सॉरी सिचुएशन गलत है, मैं अलग एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपका कोई पर्सन है जो कि दिल्ली में रहता है और उसका पास आपका कोई रिलेटिव्स में पैसा दिया हुआ है, तो आप एक काम कीजिएगा, उसको बोलिएगा बैंक में ऐड ना करके डिमांड ड्राफ्ट बना के चालान आपके पास भेज दे। तो डिमांड ड्राफ्ट बना के आपका चालान भेज देता है ना, वो मोस्ट सिक्योर है, क्योंकि वो जो चालान जो है वो आपका पास ही रहेगा, वो आप ही विड्रॉ करेगा, उसमें ये जो कोई भी विड्रॉ कर नहीं सकेगा। दूसरा बात हो गया कि जो पैसा है वो डिपॉजिट होके ही है, तो चेक वगैरह सिक्योर, मतलब कि सिक्योरिटी है, चेक में भी सिक्योरिटी है, वो हाई सिक्योरिटी बोला था, लेकिन जो डिमांड ड्राफ्ट है वो बेस्ट है, क्योंकि इसमें पैसा पहले से डिपॉजिट किया होता है, उसके बाद मुझे डॉक्यूमेंट इशू किया होता है। जो चेक है वो चेक पहले डॉक्यूमेंट इशू किया हुआ था, इसका बाद जाके पैसा डिपॉजिट होता है, तो दोनों में थोड़ा डिफरेंट है। डिमांड ड्राफ्ट में चिटिंग नहीं होता है, इसके लिए जितना भी गवर्नमेंट एजेंसीज है या फिर जितना भी कंपनी है या फिर जितना भी लीगल प्रोसीडिंग्स है, फॉर्म वगैरह, इंटरव्यू वगैरह, उसमें कुछ भी पैसा चार्जेस किया जाता है, आप लोग को बोलता है कि डिमांड ड्राफ्ट बना के लेके आओ। जैसे कि आप लोग 5-10 साल बाद आप लोग जब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बैठेंगे, तो आप लोग को बोला जाएगा कि ऑनलाइन पेमेंट करो या फिर डिमांड ड्राफ्ट बना के अपना पास भेजो। तो वो दो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट में वंस पेमेंट ख़त्म हो गया बात। लेकिन जो डिमांड ड्राफ्ट है, डिमांड ड्राफ्ट में वंस डिमांड ड्राफ्ट बना लिया तो बना लिया, अभी जिसका नाम पे जिसका नाम पे इशू हुआ उसको ही मिलेगा। इसके लिए डिमांड ड्राफ्ट को सिक्योर बोला जाता है एज कम्पेयर टू चेक। इस इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, मतलब कि ई बैंकिंग की बात बोल रहा है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ई बैंकिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग क्या है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आप लोग पता है कि हम लोग डे टू डे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग यूज़ करते हैं, जैसे कि इंटरनेट में जाना है, ब्राउजिंग खोलना है और उससे मेरा बैंक अकाउंट को थॉरली एक्सेस कर सकता हूँ, उसको हम लोग ई बैंकिंग बोला जाता है। तो बैंकिंग यूजिंग कंप्यूटर, ये मतलब इंटरनेट, ठीक है, कंप्यूटर एंड इंटरनेट, ए बेस्ट ऑप्शन। Which of the following is a type of electronic fund transfer system? Electronic type of electronic fund transfer system, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम ये नहीं है, कैश विड्रॉ नहीं है, SIP भी नहीं है, फिक्स डिपॉजिट भी नहीं है, RTGS हो गया बेस्ट ऑप्शन। व्हाट इज RTGS? RTGS क्या है? RTGS आप लोग से फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, RTGS का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो RTGS का फुल फॉर्म हो रहा है कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम,
रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये हो गया बेस्ट ऑप्शन। व्हाट इज NEFT, ये भी फुल फॉर्म ही बोल रहा है। फुल फॉर्म हो गया नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। व्हाट इज IMPS, फुल फॉर्म पूछ रहा है। फुल फॉर्म हो गया IMPS का कि इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, ये हो गया बेस्ट ऑप्शन। हाउ इज RTGS डिफरेंट फ्रॉम NEFT? RTGS एंड NEFT का क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस क्या होता है? तो RTGS एंड NEFT जो है ना, उसमें डिफरेंस इतना ही है कि RTGS ये हो गया वर्ड जो है ना रियल टाइम, तो ये फर्स्ट है, ठीक है, और लार्जर अमाउंट। जो RTGS है वो हो गया फर्स्ट है फॉर लार्जर अमाउंट, तो ये हो गया बेस्ट ऑप्शन। NEFT फर्स्ट नहीं है, वो फर्स्ट नहीं है, थोड़ा स्लो प्रोसेस है। कैन NEFT ट्रांसफर मनी इंस्टेंटली? NEFT क्या पैसा रियल टाइम में तो सेटल कर सकता है क्या, मतलब कि क्विकली सेटल कर सकता है क्या? तो आंसर हो गया नो, आंसर हो गया नो, थोड़ा टाइम लेता है। व्हाट इज मोबाइल बैंकिंग? ये हो गया, इस जितना भी है ना NEFT, RTGS, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ये सारा कुछ मॉडर्न बैंकिंग में आ जाता है, मॉडर्न डेज बैंकिंग या फिर मॉडर्न मनी, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में आ जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज मोबाइल बैंकिंग? मोबाइल बैंकिंग क्या है? मोबाइल बैंकिंग हो गया जैसे कि हम लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं मोबाइल का, जैसे कि अलग अलग बैंक्स का एप्लीकेशन आ गया। अभी हम लोग ई बैंकिंग इंटरनेट में जाके, मतलब कि ब्राउज़र में जाके मुझे सर्च नहीं करना है, मुझे अपना जो बैंक मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन है, उसमें एप्लीकेशन रहेगा बैंक का, उस एप्लीकेशन के थ्रू मैं कम्युनिकेशन कर सकता हूँ, मैं डिटेल्स ले सकता हूँ, ठीक है। मेरा अकाउंटिंग सर्विस में जो जितना भी सारा कुछ है मैं कर सकता हूँ, तो उसको बोला जाता है कि बैंकिंग यूजिंग मोबाइल एप्लीकेशन। Which of the following is a safest to store large amount? तो इसमें क्या होगा ऑप्शन, आप लोग सोचिए और बोलिएगा हमको। Which of the following is safest to store larger amount? What is main advantage of e-banking? E-banking का main advantage क्या है? Oh sorry, what is what is the advantage of e-banking? E-banking का main advantage क्या हो सकता है? ई बैंकिंग का जो मेन एडवांटेज है वो क्या, हम लोग को बैंक का चक्कर काटना नहीं होगा, हम लोग को ऑफिस वगैरह बंद करके, स्कूल वगैरह बंद करके जाके बैंक में जाके रिक्वेस्ट करना नहीं होगा, बैंक में जाके कलेक्ट करना है, बैंक में जाके डिपॉजिट करना है, सब सारा नहीं चाहिए। मुझे क्विक एंड इजी एक्सेस होता है हम लोग का अकाउंट का, ठीक है। तो टाइम सेव करता है एंड हम लोग का एफर्ट भी कमती लगता है, तो ये सारा ऑप्शन नहीं है, ये मेरा बेस्ट ऑप्शन है। Which bank account allow unlimited withdraw? अनलिमिटेड विड्रॉ कौन सा बैंक अकाउंट से मिलता है हमें? तो अनलिमिटेड विड्रॉ जो है ना, अनलिमिटेड विड्रॉ ये ओनली वन टाइप करंट अकाउंट। सेविंग्स बैंक अकाउंट में लिमिट है, आप इतना बार विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो फिक्स डिपॉजिट है ये वन टाइम विड्रॉ, आपने एक बार फिक्स डिपॉजिट बना लिया तो मेच्योरिटी डेट में ही आपको पैसा मिलेगा, बिफोर डेट आपको पैसा नहीं मिलेगा। और रिकरिंग डिपॉजिट है वो भी सेम, एक मेच्योरिटी डेट, एक फिक्स डेट होता है, ठीक है, ये तो फिक्स रह गया, ये फिक्स्ड है। लेकिन ये जो
करंट अकाउंट है अनलिमिटेड नंबर ऑफ विड्रॉ एंड डिपॉजिट होता है, तो करंट अकाउंट बेस्ट ऑप्शन है। विच बैंक अकाउंट अलाउ अनलिमिटेड विड्रॉ, बात सेम ही है। विच बैंक अकाउंट विड्रॉ अलाउ अनलिमिटेड विड्रॉ, सेम सेम ऑप्शन हो गया, शायद कुछ गलत है। तो व्हाट इज मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, व्हाट इज मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट मोस्टली एसोसिएटेड विथ, तो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट जो है वो कौन सी बैंक अकाउंट का साथ रिलेटेड है, जो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट है वो कौन सा टाइप का बैंक अकाउंट के साथ रिलेटेड है। तो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट जो है वो पिगी बैंक वगैरह, म्यूचुअल फंड वगैरह इस सब में नहीं है, ठीक है, वो करंट अकाउंट में बेस्ट ऑप्शन है। याद रखिएगा, कभी कभी ना इसको शॉर्टकट में बोला जाता है MAB, मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट। व्हाट इज लोन, लोन क्या है? लोन मीन्स टू रिपे सेविंग्स इन बैंक, फ्री मनी फ्रॉम गवर्नमेंट, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक। तो लोन जो है वो एक बोरोइंग है, बोरो मनी, ठीक है, बोरोइंग है, मुझे बाद में इसको रीपे करना होगा। बोरो मनी, बोरोड मनी टू बी रिपे, तो ये हो गया बेस्ट ऑप्शन। ये सारा ऑप्शन ऑप्शन नहीं है। लोन का मतलब पैसा लेना, उधार लेना। वाई डू पीपल टेक लोन, आदमी लोन क्यों लेता है? देखिए, ऐसा तो होता है कि जो अलग अलग पर्पस होता है, ठीक है, अलग अलग नेचर ऑफ पर्सन का, लेकिन बेस्ट ऑप्शन है कि इन्वेस्टमेंट लेने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए ही हम लोग को लोन लेना है। डे टू डे एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए अगर हम लोग लोन लेते हैं तो हम लोग का सिचुएशन, इंडिया का जो 1991 में सिचुएशन हुआ था, जो कि हमको पता है कि LPG, ठीक है, अदर बाहर का कंट्रीज लोग हम लोग को प्रेशर अप किया हुआ है कि हम लोग अपना पॉलिसीज़ को चेंजेस करें, उसके उसी टाइप हो जाएगा। मतलब कि मैंने लोन लिया हुआ है लेकिन मैंने अपना डेली एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए लिया हुआ है, तो इन दिस केस मेरा पास पैसा नहीं रहेगा, मुझे मेरा पास रिटर्न नहीं आएगा, बाद में मुझे एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजारना होगा। तो इसके लिए हम लोग को जो पैसा लेना है ना, वो पैसा से इन्वेस्ट ही करना है, ओनली टू इन्वेस्ट, ठीक है। हम लोग का बेसिक नीड्स, ठीक है, ये सबको नहीं करना है। जैसे कि हमें अभी कुछ खरीदना है जो कि मुझे बिजनेस में लगाना होगा, मुझे कुछ खरीदना है जो कि मुझे बिजनेस में लगाना है, तो इन दिस केस मैं अगर लोन लेता हूँ तो मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं अगर उस लोन से, अगर मैंने एक टेबल भी खरीद के लगा दिया तो उस टेबल में बिठा के मैं स्टूडेंट को पढ़ा के उसे अर्निंग कर सकूँ, ताकि मैं इस लोन को रीपे कर दूँ। तो इसके लिए मुझे इन्वेस्ट करना है लोन को लेके। नेक्स्ट ऑप्शन हो गया, व्हाट इज ए टाइप ऑफ लोन, टाइप ऑफ लोन क्या है? टाइप ऑफ लोन, टाइप ऑफ लोन हो गया, ये जो रिकरिंग डिपॉजिट है ये लोन नहीं है, ठीक है, म्यूचुअल फंड लोन नहीं है, सेविंग्स अकाउंट लोन नहीं है, तो कौन सा है? पर्सनल लोन। ये एक टाइप ऑफ लोन, लोन अलग अलग टाइप का होता है, एक टाइप ऑफ लोन है। व्हाट इज पर्सनल लोन, पर्सनल लोन क्या है? पर्सनल लोन हो गया, पर्सनल लोन, पर्सनल लोन हो गया लोन फॉर बिजनेस, लोन फॉर इंडिविजुअल यूज, लोन फॉर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, लोन फॉर इन्वेस्टमेंट ओनली। तो ये सारा ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। पर्सनल लोन हो गया लोन फॉर इंडिविजुअल यूज, अपना खुद के नाम पे लेना, खुद यूज करना, लेट इट बी फॉर एनी पर्पज। व्हाट इज होम लोन, होम मतलब घर बनाने के लिए हो गया, ठीक है, तो घर बनाने के लिए हो गया, ये रहा, ये रहा बेस्ट ऑप्शन। व्हाट इज व्हीकल लोन, व्हीकल लोन, तो व्हीकल लोन व्हीकल खरीदने के लिए लेगा, बात यही हो गया खत्म। व्हाट इज एजुकेशन लोन, एजुकेशन लोन मतलब पढ़ाई करने के लिए,
फ्यूचर मतलब फर्दर स्टडीज़ के लिए लेना है, तो ये हो गया लोन फॉर पेइंग द एजुकेशनल एक्सपेंसेस, ये रहा ऑप्शन। कार लोन होने से व्हीकल लोन हो जाता है। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ बोरिंग? कॉस्ट ऑफ बोरिंग क्या है? कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है ना, वो हो गया कि हम लोग जो पैसा लोन ले रहे हैं ना, उस लोन में मैं कितना एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, मुझे कितना एक्स्ट्रा पेमेंट करना हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ बोरिंग बोला जाता है। जो एक्स्ट्रा अमाउंट पेमेंट करना है, ठीक है, उसमें क्या क्या आता है, उसमें प्रोसेसिंग फ़ी आता है, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट आता है, उसमें प्रोसेसिंग फ़ी, उसमें इंटरेस्ट, इतना कुछ आ जाता है। तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये हो गया बेस्ट ऑप्शन। कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है उसमें क्या क्या इंक्लूड करेगा, उसमें प्रोसेसिंग चार्जेस, इंटरेस्ट वगैरह इंक्लूड करता है, तो ये रहा मेरा बेस्ट ऑप्शन, ये सारा ऑप्शन नहीं है। व्हाट इज इंटरेस्ट? इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट हो गया कि ये एक्स्ट्रा मनी पेड ऑन बोरिंग, एक्स्ट्रा मनी पेड ऑन बोरिंग, इसको हम लोग इंटरेस्ट बोलता है। नेक्स्ट EMI, EMI इक्विटेबल मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्विटेबल मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है, ये हो गया मंथली लोन रीपेमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ये हो गया ऑप्शन EMI का। हाउ इज EMI कैलकुलेट? सबसे पहले हम लोग को जानना है कि EMI क्या होता है। EMI हो गया, जैसे कि हम लोग ने पैसा लोन लिया हुआ है ना, एक काइंड ऑफ लोन है, रीपेमेंट ऑफ लोन है, लोन अमाउंट है, लोन अमाउंट को पार्ट पार्ट में ब्रेक करना। जैसे कि ये मेरा पूरा लोन है, तो इसमें कुछ पैसा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हमको रीपेमेंट करना है, लेट बी फर्स्ट मंथ में, सेकेंड मंथ में भी सेम प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के मुझे सेकेंड मंथ देना है। तो ये पूरा लोन होने से इसको पार्ट पार्ट में ब्रेक करके मैं मंथली वाइज दे दूंगा। मंथली वाइज नहीं होता है, कभी कभी हाँ मंथली वाइज ही ज़्यादातर होता है। तो मंथली वाइज में रीपेमेंट करना, धीरे धीरे करके बड़ा वाला लोन को मंथली वाइज रीपेमेंट करना, प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट मिला के, तो उसको हम लोग EMI बोला जाता है। तो ये हो गया यूजिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, EMI कैलकुलेट किया जाता है यूजिंग प्रिंसिपल्स एंड इंटरेस्ट। व्हाट डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर एजुकेशन लोन? एजुकेशन लोन पढ़ाई के साथ रिलेटेड है, तो पढ़ाई का साथ अगर रिलेटेड होता है तो मेरा जो इंफॉर्मेशन है वो मेरा एजुकेशन का साथ रिलेटेड इंस्टीट्यूशन का रिकॉग्निशन, ये सब वगैरह ही चाहिए होगा। तो जो है हो गया एडमिशन लेटर एंड ID प्रूफ, ये हो गया ऑप्शन। देखिए आप लोग को ना सिर्फ बुक्स पढ़ने से भी नहीं होगा, या फिर आप लोग को सिर्फ इससे होगा कि हाँ कुछ वीडियोस देख लिया उससे हो गया, नहीं, आप लोग को अपना आइडिया से भी सोचना होगा। अभी मेरा पास जो मैंने अभी इधर में 100 ही MCQs लिया हुआ है, और भी 100 MCQs बना के रखा हुआ है, प्लस एग्ज़ाम टाइम में ना आप लोग को 300 MCQs आएगा, मतलब कि इंडिविजुअली नहीं, एक्चुअली 3 सेट आता है, 1 2 3 सेट आता है, इसमें 100 100 MCQs मिलता है आप लोग को। तो मैं अगर 300 MCQ सॉल्व करवाता हूँ, और ये भी फिक्स नहीं है ना कि हाँ मेरा ये 300 MCQ से आएगा, एडिशनल भी आ सकता है, इस साल नया भी बना सकता है। तो अगर इस साल नया क्वेश्चन पेपर बना लिया तो ये जो 300 MCQ है, 300 MCQ से नहीं आएगा, बाहर से ही आना है। तो आप लोग को ना एवरी टाइम किसी पढ़ने से नहीं होगा, आप लोग को थोड़ा समझना होगा, आप लोग को थोड़ा लॉजिक लगाना होगा कि हाँ क्या हो सकता है। जैसे कि जितने भी सारे MCQs हैं, थोड़ा मतलब कि कुछ है थ्योरिकल बेस, कुछ लॉजिकल बेस है, और फाइनेंशियल लिटरेसी में ज़्यादातर लॉजिकल बेस से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग थोड़ा समझ के आंसर दीजिएगा, करेक्ट होना ही है। What are the implication of taking
एजुकेशन लोन का खराबी क्या है, इम्प्लीकेशन, खराबी क्या है? खराबी इसलिए है क्योंकि वो जो पेमेंट है ना वो मुझे वो जो एजुकेशन लोन लिया हुआ है, टर्म लोन है ना, लोन का साथ क्या है, इंटरेस्ट रिलेटेड होता है, तो मुझे ये पेमेंट करना ही होगा और प्लस इंटरेस्ट भी भरना होगा। तो इसके लिए एक खराबी है। रीपेमेंट ऑब्लिगेशन विथ इंटरेस्ट, लोन भी देना है, उसमें इंटरेस्ट भी ऐड करके देना है और मुझे रीपेमेंट करना ही होगा, तो ये हो गया खराबी, ये सारा ऑप्शन नहीं है। कैन इंटरेस्ट रेट ऑन लोन बी फिक्स्ड और वेरिएबल? क्या इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है ना वेरिएबल होता है? तो देखिए, जो इंटरेस्ट रेट है ना वो डिसाइड किया जाता है जब आप लोन लेंगे, तभी डिसाइड किया जाता है। तो वो फिक्स भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, या फिर बोथ, दोनों भी हो सकता है। ये रहा बेस्ट ऑप्शन, ऑप्शन नहीं है। Why is it important to repay loan on time? लोन रिपे हम लोग को क्यों करना है, टाइमली पेमेंट रीपेमेंट क्यों करना है? टाइमली पेमेंट इसलिए किया जाता है ताकि हम लोग पेनल्टी से बचे, फाइन से बचे। अगर मैंने सोचे कि मेरा जो डेट है हो गया 10 अप्रैल, 10 अप्रैल, तो मैं अगर 10 अप्रैल को नहीं दे के 11 अप्रैल 12 अप्रैल को देता हूँ, तो बैंक वाला क्या करेगा कि नहीं, आप लोग ने लेट किया, हम लोग का प्रोसेसिंग चार्जेस है, ये है वो है, लीगल चार्जेस है, ये वगैरह बोल के आप लोग से पेनल्टी लिया जाएगा और एक्स्ट्रा फीस भी ले जाएगा, जो कि लीगलाइज्ड है, एज पर द RBI गाइडलाइंस लीगलाइज्ड है। तो आप लोग को ना जो लोन लिया हुआ है आपको रीपेमेंट करना होगा ऑन टाइम, नहीं तो आप लोग को एडिशनल चार्जेस मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप्स ऑफ लोन इज मोस्टली अनसिक्योर? अनसिक्योर का बात बोल रहे हैं, ठीक है, अनसिक्योर। देखिए, अगर मैं घर लेता हूँ तो घर का डॉक्यूमेंट सबमिट करूँगा, ये मैंने घर लिया, इसके लिए मुझे पैसा चाहिए, तो वो मेरा सिक्योर हो गया। अगर मैं व्हीकल लेता हूँ तो व्हीकल वाला क्या करेगा कि अगर मैं लोन का पेमेंट रीपेमेंट नहीं करता हूँ तो आके बोलेगा आपने लोन का रीपेमेंट नहीं किया, एक काम कीजिए, आपका व्हीकल आज से मेरा हो गया, खत्म बात। वो उसका पैसा नहीं मिलने से वो व्हीकल लेके चला जाएगा। देन एजुकेशन लोन में भी सेम होता है। अगर आपने एजुकेशन लोन लिया हुआ है, आपने रीपेमेंट नहीं किया, बैंक वाला आपका ऊपर में लीगल चार्जेस लगा देगा, इंक्लूडिंग आपको क्या करेगा कि आपको फोर्स करे कि बैंक में आपको आप काम करें कमती पैसा से, तो इसके लिए ये भी एक काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन ही है। लेकिन जो पर्सनल लोन है वो एक अनसिक्योर लोन है, ये मतलब ये सारा कुछ ना सिक्योर है, क्योंकि ये सारा कुछ में गारंटी मिल रहा है, घर में घर का पेपर मिल रहा है, गाड़ी में गाड़ी का पेपर मिल रहा है, पोजीशन मिल रहा है, एजुकेशन में आपका डिग्री वगैरह हर एक चीज़ बैंक के पास रहेगा, तो ये सारा सिक्योर्ड है। लेकिन जो पर्सनल लोन है वो अनसिक्योर्ड है, वो मतलब कि मेरे नाम पे, जैसे कि मुझे पैसा का ज़रूरत है तो मैं बैंक में जाके अप्रोच करूँगा कि वो बैंक वाला मुझे 20,000 30,000 रुपये चाहिए, आप एक काम कीजिए मेरा नाम पे ही लोन इशू करवा दीजिए, तो उसको पर्सनल लोन बोला जाता है। उसमें मुझे बोलना नहीं है कि हाँ मैं ये पर्पज़ के लिए वो पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ये बोलना नहीं है। लेकिन ये जो होम लोन, व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन ना, वो स्पेसिफिक होता है, वो उसी काम के लिए ही यूज़ किया जाएगा, अलग काम के लिए यूज़ नहीं कर सकेगा हम लोग। तो ये सारा कुछ सिक्योर है, ये पर्सनल लोन अनसिक्योर है। व्हाट इज इंश्योरेंस? इंश्योरेंस क्या है? जो इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस हो गया कि ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, रिस्क प्रोटेक्शन अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉसेस, इन्वेस्टमेंट ओनली, सेविंग्स बैंक अकाउंट। तो इसमें इंश्योरेंस का बात बोल रहा है, इंश्योरेंस जो है ना, टर्म जो इंश्योरेंस लगा हुआ है, ये इंश्योरेंस हो गया कि हम लोग को छोटा छोटा करके अमाउंट देना है, ठीक है। अगर मुझे कुछ भी, मतलब कि जो चीज़ का साथ मैं इंश्योरेंस पे ले रहा हूँ, उसमें अगर कुछ भी खराबी होता है, लॉसेस होता है, उसमें मुझे एक बल्क अमाउंट मिलेगा। मैंने छोटा छोटा अमाउंट को डिपॉजिट किया हुआ है, लेकिन कुछ खराबी होने से एक लार्ज अमाउंट ऑफ बियरिंग मुझे मिलेगा। तो ये हो गया बेस्ट ऑप्शन, रिस्क प्रोटेक्शन अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉसेस। एग्जाम्पल मैं अगर देता हूँ,
तो हम लोग को क्या होता है कि गाड़ी के लिए इंश्योरेंस खरीद के रखना होता है। इन केस मेरा गाड़ी चोरी हो गया या फिर एनी अदर परपोज, ठीक है, तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी से मुझे पैसा मिलेगा कि ठीक है, आपने एक का जगह के एवरी ईयर दे के रखा हुआ है, आपका गाड़ी चोरी हो गया, एक काम कीजिए, आप 40,000 रख लीजिए अपना पास, वो गाड़ी जो चोरी हो गया उसके लिए। तो फाइनेंशियल लॉसेस के लिए प्रोटेक्शन मिल जाता है। लाइक व्हाट इज एश्योरेंस? एश्योरेंस क्या है? एश्योरेंस हो गया कि कितना पेमेंट मुझे मिलेगा। मतलब कि इंश्योरेंस लेने के टाइम में हम लोग को डिसाइड हो जाता है कि हाँ, मैं एवरी मंथ या फिर एवरी ईयर इतना अमाउंट, लेट इट बी 1,000 रुपीज़ दे दूंगा अगर इन केस कुछ अनसर्टेन इवेंट होता है, जैसे कि गाड़ी चोरी होना, ब्रेक डाउन होना, कुछ भी होना, ठीक है, जो कि इंश्योरेंस में एग्रीड पॉइंट पे लिखा हुआ है। तो मुझे क्या करेगा कि कंपनी बोलेगा कि ठीक है, ये सब सारा एग्रीड पॉइंट है, ये सब सारा एग्री पॉइंट है। एग्री पॉइंट क्या होता है कि मैं बाद में डिस्कस कर लूँगा या फिर नेसेसरी नहीं है। तो एग्रीड पॉइंट हो गया कि इस टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे मुझे पेमेंट मिला जाएगा।